Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching Kanchan की classes. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ये पार्ट है और आज है डे 22 और आज आप सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। गाइज, हर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ भी ट्रिकी होता है, जैसा कि मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि जब एक काम के दौरान दूसरा काम हो जाता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस और साथ ही साथ पास्ट सिंपल की मदद से बनाते हैं। वैसे ही यहाँ भी जब एक काम हो रहा होगा उस दौरान कोई एक और काम हो जाएगा तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस तो यूज़ करेंगे ही, साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ करेंगे। तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज़ होता है। तो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सबको देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद देखें, पहले देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। अब फटाफट लेसन की शुरुआत करते हैं और जो टिप्स मैं आपको दूंगी वो बहुत ही अच्छे होंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब कोई काम शुरू होके कुछ समय तक, कुछ देर तक कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, वहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो भविष्य में, फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य में किसी समय पर कोई काम कंटिन्यू है, यानी कि आप उस काम के बीच में हैं। काम एक समय पे शुरू हुआ, एक समय तक चलेगा, अभी आप उसके बीच में हैं, तब आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा, यानी कि कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे सेंटेंसेस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा। तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इस तरीके से कि मान लीजिए ये है टाइम बार, पास्ट और नाउ यानी कि प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। तो फ्यूचर में मान लीजिए कि 3 PM पे कोई मूवी शुरू होगी टीवी पे और वो कंटिन्यू होगी और 6 PM पे खत्म होगी। तो मैं यहाँ बीच में जो 5 PM है उस समय मैं टीवी देख रही होंगी, ठीक है, टीवी पे मूवी आ रही है। तो जब 3 से शुरू हुई 6 तक आएगी तो 5 PM पे मैं टीवी देख रही होंगी। तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं बोलूंगी आई will be watching TV at 5 PM tomorrow। तो 5 PM tomorrow ये समय का जिक्र हो गया और will be यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं। सो जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि नॉट नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, उसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या फिर शैल आएगा। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बता दिया है कि विल और शैल के क्या यूजेस हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ, सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं और आई और वी के साथ आप शैल का भी यूज कर सकते हैं। तो आई और वी के साथ दोनों ही सही माने जाते हैं। तो सब्जेक्ट विल या फिर शैल, उसके बाद इसमें नया क्या ऐड हो गया, बी, और उसके बाद जो V1 होती है यानी कि बेस फॉर्म, उसमें ing ऐड कर देंगे और V1 में जब हम ing ऐड करते हैं तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि आगे के बचे हुए वर्ड्स। क्लियर? उसके बाद जब नेगेटिव में आएंगे तो स्ट्रक्चर वैसा ही है, विल या फिर शैल जो भी आप यूज करेंगे, उसके बाद बी के पहले यानी कि इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। सिंपल, तो आप बोलेंगे विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर उसी तरीके से। जब इंटरोगेटिव में आएंगे तो जगह एक्सचेंज होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और बी। तो आप ध्यान दीजिए कि हम नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो विल बी और शैल बी सेपरेट हो जा रहे हैं। तो जो भी आ रहा है विल और बी के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया बीच में, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस चीज में आप एक चीज और समझिए, मैंने स्पेस भी छोड़ रखा है कि इंटरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। एक तो क्या से शुरू होने वाले हैं जिसमें कि यस या नो में आंसर मिलेगा, और एक में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। तो अगर क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि कहाँ, कब, कैसे, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा।
उसके बाद विल शैल, आगे के सारे स्ट्रक्चर वही। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या एक्स्ट्रा आता है, इस सब्जेक्ट और बी के भी बीच में यानी कि सब्जेक्ट के बाद एक नॉट ऐड हो जाता है तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ भी अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इस स्ट्रक्चर से समझते हैं यहाँ पे कि आई क्या है, सब्जेक्ट। आई के साथ हमने विल भी यूज किया, आई के साथ आप शैल भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो। तो वॉच में ING ऐड कर दिया, वॉचिंग हो गया, इजी है। अब आइए नेगेटिव बना लेते हैं, आई विल, फिर नॉट आ जाएगा। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। विल आई बी वॉचिंग टीवी, ये इंटरोगेटिव है जिसमें कि विल सबसे पहले आया है, फिर आई, उसके बाद बी। तो विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब है कि क्या मैं टीवी देख रही होंगी, तो क्या से शुरुआत हुई। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। तो आप बोलेंगे वाई, उसके बाद विल आई बी। ध्यान दीजिए कि सभी स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ वाई पहले आ गया। वाई विल आई बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों देख रही हूँगी, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या। उसके बाद अब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हो जाएगा वाई विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने विल और नॉट को अलग अलग यूज किया। जब कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वोंट, WON''T। तो यहाँ पे y के बाद हमने won't लिख दिया, फिर I लिखा क्योंकि नॉट जुड़ गया तो I से पहले आ गया। won't I be watching TV, तो मीनिंग वही है कि मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। Why won't I be watching TV? अगर हम यहाँ shall यूज करते तो यहाँ पे shan't हो जाता, SHAN फिर apostrophe T। Why shan't I be watching TV, या फिर why shan't I be watching TV। shan't या फिर shan't, दो प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अब ये आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो गाइज ये मैं आपको हर टेंस में बताती हूँ, यहाँ भी मैंने बता दिया। अभी आपने सिर्फ एक पॉइंट सीखा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक काम के दौरान यानी कि एक काम हो रहा होगा तभी कोई और काम हो जाएगा, वो सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज द सेकेंड पॉइंट इज, एक काम को दूसरा काम इंटरप्ट करेगा। दैट मीन्स कि कोई एक काम हो रहा है, कंटिन्यू है, और उस बीच कोई एक काम हो जाता है। तो यहाँ पे एक रूल यूज होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लॉन्ग एक्शन है यानी कि जो काम कंटिन्यू रहेगा, देर तक होगा, उसके लिए तो हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। और जो शॉर्ट एक्शन होगा यानी कि जो थोड़ी देर के लिए बीच में होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो सेंटेंस में देखिए अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट सपोज कि किसी ने पूछा कि जब मैं आऊँगा तो तुम क्या कर रही होगी, तो मैंने जवाब दिया कि जब तुम आओगे मैं खाना बना रही होंगी। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट क्या करेंगे कि मैं खाना बना रही होंगी, ये लॉन्ग एक्शन हो गया, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव। तो व्हेन से हमने ये बताया कि जब तुम आओगे, भले ही ये फ्यूचर में होगा लेकिन हम इसे यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन यू अराइव। उसके बाद जस्ट सपोज कि ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब मूवी शुरू होगी तो आप सब क्या कर रहे होंगे, तो इस पे जवाब आता है कि जब मूवी शुरू होगी हम डिनर कर रहे होंगे यानी कि रात का भोजन कर रहे होंगे। वील बी हैविंग, अब यहाँ वील हमने यूज किया तो इसका मतलब है वी विल। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बन गया विल। विल बी हैविंग डिनर, खाना खा रहे होंगे, व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। तो द मूवी स्टार्ट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इन्हीं का नेगेटिव बना लेते हैं। इसे हम बोलेंगे आई will not be या फिर won't be। I won't be cooking when you arrive, जब तुम आओगे मैं खाना नहीं बना रही होंगी। या फिर will I be cooking when you arrive, क्या मैं खाना बना रही होंगी जब तुम आओगे। तो इस तरीके से आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब तरीके के सेंटेंसेस बनाएं। अब इस पे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। विल बी हैविंग डिनर को हम क्या बोलेंगे,
will not be having dinner, या फिर इसकी जगह हम बोल सकते हैं we won't be having dinner when the movie starts, इस तरीके से। या फिर क्वेश्चन में बनाना है तो सबसे पहले विल को ले आएंगे। तो इस तरीके से ऐसी बातों के लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें कि एक काम हो रहा है और दूसरे ने उसे इंटरप्ट किया। तो समय बताने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि जब आपने टाइम बता दिया केवल कि इतनी बजे या फिर इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, इसको बताने का ये भी तरीका है कि जब कोई और काम होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई। मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशन जो कि इस टेंस में यूज होते हैं वो ये हो गए, जैसे नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, एट दिस टाइम टुमारो यानी कि कल इसी समय। हम बोलते हैं ना कल इसी समय तुम क्या कर रहे होगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी रनिंग मैराथन, या फिर आई विल बी वर्किंग, एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी स्टडीइंग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस में नहीं यूज कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, अब कोई आपसे पूछे कि अगले साल इस समय तुम क्या कर रहे होगे, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एट 6 PM टुमारो, तो टाइम भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप इस तरीके के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये लिमिटेड है, इतना ही है, और भी बहुत सारे हैं, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। द नंबर 3, सो द पॉइंट 3 इज जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे। तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि एक काम हो रहा है, बीच में एक काम और हो गया, लेकिन इस केस में दोनों ही काम कंटिन्यू है, मतलब एक ही समय पे दोनों ही काम कंटिन्यू है, तो दोनों ही में हम यूज करेंगे प्रोग्रेसिव टेंस ही। तो जैसे कि वो टीवी देख रही होगी और मैं खाना पका रही हूँ, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड आई विल बी कुकिंग डिनर। वो टीवी देख रही होगी और मैं खाना पका रही होंगी। तो इस तरीके से आप दोनों में ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो 3 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। अब गाइस ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। तो गाइज अब चलिए मैं कराती हूँ आपकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस के जरिए, जहां मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, तो उन्हीं 3 पॉइंट्स वाले सेंटेंसेस मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम इनसे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट विल यू बी डूइंग दिस सैटरडे। इसका मतलब है कि इस शनिवार को तुम क्या कर रहे होगे। सो व्हाट से शुरुआत हुई, ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, जवाब में आता है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे। मैं इस शनिवार को क्रिकेट खेल रही होंगी। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे और हो जाएगा आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे। अगर इसे कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई won't be, तो I will not की जगह हम यूज करेंगे I won't, उसके बाद B से आगे सेंटेंस बन जाएगा I won't be playing cricket this Saturday। या फिर I और will को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं I'll। ठीक है, फिर ये नहीं आएगा, हो जाएगा I'll not be playing cricket this Saturday। तो I will का I'll बन गया। नेक्स्ट इज he will be preparing for his exams this year, मतलब कि इस साल वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। तो he will be preparing, तो will और be साथ में आए हैं, जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसके बीच में नॉट आ जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन वाले बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। I will be writing an article, मैं एक आर्टिकल लिख रही होंगी। तो किसी समय की बात करनी है, समय बताना है, तो आप आगे समय भी मेंशन करेंगे, और अगर सामने वाले को समय पता है कि आप कब की बात कर रहे हैं या उसने समय लगा के पूछा है, तो आप इतने पे ही सेंटेंस एंड कर सकते हैं। और इसी को अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। Will he be coming here, क्या वो यहाँ आ रहा होगा। तो अगर इसमें समय ऐड करें तो हम बोल सकते हैं Will he be coming here next Saturday या फिर next Sunday, क्या वो अगले रविवार को यहाँ आ रहा होगा। Will he be coming here at this moment tomorrow, क्या कल इस समय वो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है और will से स्टार्ट हुआ है। अब अगर हम इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। Will he not be coming here, क्या वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं won't, won't he be, तो नॉट इसके साथ आके जुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा won't he be coming here, तब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज they will be eating
their meals when you arrive. अब आप ध्यान दें कि ये when you arrive ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। ये वो वाला सेंटेंस है जब एक काम दूसरे काम को इंटरप्ट करे। तो इस काम ने इसको इंटरप्ट किया। वे अपना अपना खाना खा रहे होंगे जब तुम आओगे, when you arrive। तो अगर इसे क्वेश्चन में बनाएंगे तो will सबसे पहले कर देंगे ना, तो हो जाएगा will they, फिर ये यहाँ नहीं आएगा, will they be eating their meals when you arrive। अब अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा will they not be eating their meals when you arrive। तो जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, और जब आप कॉन्ट्रैक्शन में बनाते हैं तो नॉट इसके बाद नहीं आता, वो इसी में आके जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से। She will be singing a song, वो गाना गा रही होगी, and we will be dancing, और हम नाच रहे होंगे। ये दोनों ही काम पैरेलल है, साथ में चल रहे हैं, तो दोनों में ही फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज हुआ है। अब इसमें नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो नेगेटिव बनाने में हम will और be के बीच में not ऐड करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में हम बोल सकते हैं she will not be singing a song, या फिर she won't be singing a song, and we will not be dancing, या फिर we won't be dancing। The next is Ram will be studying at this time tomorrow। कल इस समय राम पढ़ाई कर रहा होगा। नेगेटिव बनाएंगे Ram will not be studying, इंटरोगेटिव बनाएंगे will Ram be studying, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे will Ram not be studying, या फिर won't Ram be studying। इस तरीके से आप सब तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप हर तरीके के सेंटेंस बनाया करें ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो जाए कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सभी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ही विल बी इन अमेरिका एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। अगले साल इस समय वो अमेरिका में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई आईएनजी फॉर्म नहीं यूज की, मैंने सिर्फ इतना बोला ही विल बी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अगले साल इस समय वो अमेरिका में होगा। अगर मैं बोलती कि अगले साल इस समय वो अमेरिका में रह रहा होगा तो मैं बोलती ही विल बी लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, तो वर्ब्स भी दो तरीके के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स जो होते हैं उसमें हम आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता, लेकिन कई सिचुएशन में जब वो किसी और तरीके से यूज होते हैं तो लगता भी। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लर्नर्स के लिए। तो आगे के वीडियोस आप मिस ना करें, इसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ, उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा गाइस, ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें जो मैं आगे आपको दूंगी। ये एक सीरीज है और एक बेहतरीन सीरीज है जिसके जरिए आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसी छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम्स हैं ग्रामर को लेके, इवन डेली यूज सेंटेंसेस के भी बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरीके से इंग्लिश शुरुआत से सीख के आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। फिर मिलूंगी आपसे डे 23 में, और वहाँ आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।